हेलो गाइस। आज के लेक्चर में मैं आपको जो अमेरिकन लिटरेचर का टॉपिक मैंने कल आपको करवा दिया था, तो मेरे को लगा कि अमेरिकन लिटरेचर के अंदर इम्पोर्टेंट वर्क आपको याद नहीं हुए। ऐसा मेरे को फील हुआ लेक्चर लेते हुए, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे। इसीलिए मैं आपका एक लेक्चर और ले रही हूँ आज। लेक्चर छोटा सा ही होगा और मैंने इस लेक्चर में निमोनिक से आपको जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है अमेरिकन लिटरेचर, DSSB, TGT, PGT, UGC नेट, PYQ में आए राइटर की बायोग्राफी हम याद करेंगे। इम्पोर्टेंट वर्क उनके याद करेंगे। किसके साथ याद करेंगे? निमोनिक ट्रिक से याद करेंगे, ताकि जो भी राइटर हैं उनके दो दो तीन तीन इम्पोर्टेंट वर्क आपको याद हो जाएं। और ये वो वर्क हैं जो DSSB में, TGT में, PGT में, UGC नेट में इन राइटर से PYQ पूछे गए हैं। इन वर्क से PYQ हमेशा आते ही आते हैं। तो इसलिए मैंने 10 या 11 राइटर ऐसे लिए हैं आपके लिए, जिनको मैं उनकी निमोनिक ट्रिक की सहायता से आपको अच्छे से लर्न करवा दूं, ताकि अगर इसे कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको कर सकें। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। तबीयत ख़राब थी, आज लेक्चर नहीं ले पा रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि एक लेक्चर तो लेना ही चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला राइटर है वोल्ट विटमन। वोल्ट विटमन की एक बार क्या नाम है, ये 1819 से 1892 तक इसका लाइफ स्पैन रहेगा। बायोग्राफी वोल्ट विटमन को फ्री वर्स का जनक माना जाता है। अब ये राइटर क्वेश्चन आ सकता है, फ्री वर्स के जनक कौन माने जाते हैं? तो वोल्ट विटमन, वे एक कवि और निबंधकार थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना लिव्स ऑफ ग्रास है, जो लोकतंत्र, प्रकृति और मानव आत्मा का जश्न मनाती है। इम्पोर्टेंट वर्क लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। वोल्ट विटमन विथ ट्रिक्स। वोल्ट पत्तियों के साथ चलता है। इसके साथ एक निमोनिक से हम कहानी याद करेंगे, जिससे देखो ये इसके अंदर लिखा हुआ है वोल्ट वॉक विद लीव्स। वोल्ट पत्तियों के साथ चलता है, इसकी हिंदी बना लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन वोल्ट विटमन जंगल में टहलते हुए लिव्स ऑफ ग्रास को पढ़ रहे थे। अचानक वे एक गीत गाने लगे जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था, और रास्ते में एक कप्तान मिला, जिससे उन्होंने कहा, ओ कप्तान मेरे कप्तान, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ऐसे ये कुछ भी स्टोरी आप बना के याद कर सकते हैं। आप अपनी भी बना सकते हैं, मेरी वाली अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो। उसके बाद एमिली डिकिंसन को याद करेंगे। 1830 टू 1886 इनका लाइफ स्पैम रहेगा। बायोग्राफी एमिली डिक्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम कविताएं प्रकाशित की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण कवित्रियों में गिनी जाने लगी। उनकी कविताओं में मृत्यु, अमरता और प्रकृति प्रमुख विषय रहे हैं। इम्पोर्टेंट वर्क अगर उनके देखें तो है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, होप इज़ द थिंग विद, ये आपको याद होगा उनका वर्क। ये दो याद नहीं होगा, ये भी होगा पर ये याद नहीं होगा। होप इज़ द थिंग विद फिदर्स, होप इज़ द थिंग विद फिदर्स। और नेक्स्ट है आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन। नेक्स्ट, एमिली डज नॉट स्टॉप फॉर डेथ। एमिली मृत्यु के लिए नहीं रुकती। कहानी देखते हैं क्या है। एमिली एक दिन गाड़ी में जा रही थी, तभी मौत उससे मिलने आया, यानी डेथ उससे मिलने आया। लेकिन एमिली ने कहा, मुझे रुकने का समय नहीं है, और आगे बढ़ गई, जैसे ही वह मौत का सामना नहीं करना चाहती थी। यह उसकी प्रसिद्ध कविता बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ की याद दिलाता है। ठीक है, उसके बाद है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की का असली नाम सैमुअल, देखो इनके असली नाम से क्वेश्चन आ सकता है। क्या है इनका असली नाम? इनका नाम है सैमुअल क्लीमेंस दा। वे अपने हास्य, सामाजिक टिप्पणियों, संवादों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो अपने हास्य के लिए जाने जाते हैं और सामाजिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियाँ समाज की बुराइयों और मानव स्वभाव पर गहरी नज़र डालती हैं। उनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन और द प्रिंस एंड द पोपर। पोपर क्या होता है? गरीब। ट्वेन
टेक से टॉम ट्रिप, ट्वेन ने टॉम की यात्रा ली। ट्वेन ने टेक से टॉम ट्रिप, ट्वेन ने टॉम की यात्रा ली। अब देखो, मार्क ट्वेन और टॉम सवेयर नाव से यात्रा पर निकले। तो मार्क ट्वेन और टॉम सवेयर किस पे निकले? यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्होंने नदी के किनारे एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन के बारे में बातें की, और एक दिन उन्होंने राजकुमार प्रिंस और एक गरीब लड़के पोपर की कहानी सुनाई। याद रखें कि ट्वेन की द प्रिंस एंड द पोपर भी है। ठीक है, देखो पोपर आ गया, प्रिंस आ गया, हकलबरी फिन और टॉम सायर भी आ गया इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हरमन मेलविले। इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1819 से 1891। इनको याद करना आसान है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो 18 सेम रहेगा हरमन मेलविले का। नेक्स्ट बायोग्राफी। हरमन मेलविले समुद्री यात्राओं पर आधारित उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मोबी डिक, एक व्हेल के प्रति एक कप्तान की जुनूनी प्रतिशोध की कहानी है। इम्पोर्टेंट वर्क मोबी डिक। उसके बाद है बार्टर वही पढ़ लेना इसको, क्या है मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है। स्क्रीवेंजर और बिली बर्ड। तो ये हैं इनके सारे वर्क। देखते हैं एक बार इम्पोर्टेंट वर्क। मेलविले माइटली व्हेल, मेलविले की विशाल व्हेल। हरमन मेलविले एक समुद्री कप्तान थे जो एक विशाल व्हेल का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उस व्हेल का नाम मोबी डिक रखा। यह व्हेल उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी बन गई। टोनी मॉरिसन 1931 से 2090 तक। बायोग्राफी। टोनी मॉरिसन एक महान अमेरिकी उपन्यासकार थी। देखो, ये स्थानीय थी जिनकी कहानियाँ अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में पहचान, नस्ल और इतिहास पर केंद्रित थी। वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी, ये बात याद रखनी है आपको, पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो बिलोव्ड, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और सॉन्ग ऑफ सोलोमन और द ब्लूस्ट आई। निमोनिक ट्रिक देखते हैं। टोनी सिंग सोलोमन सॉन्ग। टोनी कौन सा सॉन्ग गाती है? सोलोमन सॉन्ग गाती है। टोनी मॉरिसन एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सॉन्ग ऑफ सोलोमन का गीत गा रही थी। पास से गुजर रहे लोग उनके गीत को सुनकर बहुत प्रभावित हुए, और एक छोटी लड़की जिसने नीले रंग की आंखों के लिए प्रार्थना की थी, द ब्लूस्ट आई, उनके पास आई और कहा, आपका गीत बहुत प्यारा है। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन, द ब्लूस्ट आई, बिलोव्ड आपको याद ही है ना, जिसके लिए उनको नोबेल मिला था। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1899 एंड 1961। बायोग्राफी। अर्नेस्ट हेमिंगवे अपनी सटीक और सीधी लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं युद्ध, हानि और मर्दानगी के विषयों पर आधारित थी। वे एक युद्ध संवाददाता भी थे जिनका उनके कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी युद्ध से भी संबंधित थे भई ये। उनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स। अर्नेस्ट ओल्ड फेयरवेल, अर्नेस्ट का पुराना विदा। ठीक है, इसकी वे एज इट इज़ हिंदी बना दी ट्रिक के लिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बूढ़े मछुआरे के साथ बैठे थे जिन्होंने उन्हें समुद्र की कहानियाँ सुनाई, द ओल्ड मैन एंड द सी। फिर उन्होंने युद्ध के बारे में बात की और कहा, मैंने युद्ध को अलविदा कह दिया, ए फेयरवेल टू आर्म्स। देखो, अर्नेस्ट हेमिंगवे किसके साथ बैठे थे? बूढ़े मछुआरे के साथ बैठे थे, यानी ओल्ड मैन के साथ बैठे थे। सी के किनारे बैठे थे, ओल्ड मैन एंड द सी याद हो जाएगा। और ए फेयरवेल टू आर्म्स, उन्होंने बताया कि मैंने युद्ध को फेयरवेल कह दिया। किसने? अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। रैल्फ वॉल्डो इमर्जन रैल्फ वॉल्डो इमर्जन एक निबंधकार, कवि और दार्शनिक थे। वे ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन के नेता थे जो आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ मानव संबंध पर जोर देता था। उनके इम्पोर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण रचनाएं इस तरह से हैं। सेल्फ रिलायंस, नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर। उनकी निमोनिक ट्रिक्स। इमर्जन सेल्फ इन नेचर, इमर्जन का आत्मनिर्भरता और प्रकृति से संबंध। कहानी। एक दिन रैल्फ वॉल्डो इमर्सन जंगल में बैठे थे। उन्होंने खुद से कहा, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है,
मैं आत्मनिर्भर हूँ, सेल्फ रिलायंस हूँ। ठीक है। उन्होंने पेड़ों और नदियों को देखा और कहा, प्रकृति मेरी सबसे अच्छी दोस्त है नेचर। ठीक है। तो ये सेल्फ रिलायंस याद हो गया। अमेरिकन स्कॉलर थे नेचर। ठीक है। अमेरिकन पोइट से याद कर लेना कि अमेरिकन स्कॉलर थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेथेनियल हाउथॉर्न। बायोग्राफी। नेथेनियल हाउथॉर्न की रचनाएं मानव स्वभाव, पाप और नैतिकता की अंधेरी छवि को दर्शाती हैं। उनकी कहानियों में प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड का वातावरण प्रमुख है। इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं तो द स्कारलेट लेटर, सबको याद होगा ये तो, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स एंड यंग गुडमैन ब्राउन। निमोनिक ट्रिक याद करेंगे, हाउथॉर्न स्कारलेट सिन, तो हाउथॉर्न का लाल पाप, ये तो याद ही होगा। नेथेनियल हाउथॉर्न की एक नायिका ने एक लाल अक्षर पहन रखा था जिसे देखकर सभी ने पापी समझा, द स्कारलेट लेटर। उसके बाद है हैरियट बीचर स्टो। हैरियट बीचर स्टो एक अमेरिकी उपन्यासकार थी जिन्होंने अंकल टॉम्स केबिन लिखकर दास्ता के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपन्यास अमेरिका में दास्ता के प्रति जनमत को बदलने में सहायक साबित हुआ। इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं, अंकल टॉम्स केबिन, द मिनिस्टर्स विंग, स्टॉप स्लेवरी, स्टो ने दास्ता को रोका, स्टॉप स्लेवरी। कहानी, हैरियट बीचर स्टो ने एक दिन एक किताब लिखी जिसका नाम अंकल टॉम्स केबिन था। इस किताब ने दास्ता के विरुद्ध लोगों के विचारों को बदल दिया और उसने कहा, अब और दास्ता नहीं। नेक्स्ट है एडगर एलन पो। बायोग्राफी। एडगर एलन पो अपनी गॉथिक फिक्शन और भयानक कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कविताएं और कहानियां मृत्यु और पागलपन और अति मानवीय विषयों पर केंद्रित होती हैं। इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं, द रावण और द टेल टेल हर्ट, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसर। पोज रावण टेल ए टेल। पो का जो रेवन एक कहानी सुनाता है। एक रात एडगर एलन पो ने एक काले रेवन को देखा, जो भाई ये रावण या सॉरी उसके लिए रेवन वर्ड था ये, को देखा जो उनके पास आया और एक रहस्यमय कविता सुनाने लगा। रेवन। इसके बाद पो ने एक आदमी की दिल की धड़कन देने वाली डरावनी कहानी लिखी, टेल टेल हर्ट। ठीक है। तो क्या था, एडगर एलन पो ने एक काले रेवन को देखा जो उनके पास आया और एक रहस्यमय कविता सुनाने लगा, द रेवन। इसके बाद पो ने एक आदमी की दिल धड़कने की आवाज़ सुनाई देने वाली डरावनी कहानी लिखी, द टेल टेल हर्ट। एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड, 1896 टू 1940। बायोग्राफी है एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड या आखिरी अभी अमेरिकी लेखक थे जिन्हें जैज एज के प्रतीक के लेखक के रूप में जाना जाता है। उनका लेखन उस दौर के उच्च वर्ग और सामाजिक संरचनाओं और अमेरिकी सपने के भ्रम को उजागर करता है। फिट्जरोल्ड की ज़िंदगी भी उनकी रचनाओं की तरह शानदार और दुखद थी। वे 1920 के दशक की चमक धमक और नैतिक गिरावट के आलोचक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी आज भी अमेरिकी साहित्य की एक प्रमुख कृति माना जाता है। इम्पोर्टेंट वर्क, द ग्रेट गैट्सबी, टेंडर इज़ द नाइट, द साइड ऑफ पैराडाइज, द ब्यूटीफुल एंड डेमन। निमोनिक्स याद करते हैं, एफ स्कॉट ड्रीम ऑफ गैट्सबी, यानी कि एफ स्कॉट का गैट्सबी का सपना। कहानी, एक रात एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड ने सपना देखा कि वे एक भव्य पार्टी में है जहां हर कोई शानदार कपड़ों में सजा हुआ है। वहां उन्होंने एक शख्स को देखा जिसका नाम गैट्सबी था। गैट्सबी ने फिट्जरोल्ड को बताया कि उसने भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन अंत में उसे केवल निराशा और धोखा मिला। इस सपने से प्रेरित होकर एफ स्कॉट फिट्जरोल्ड ने द ग्रेट गैट्सबी लिखी, जिसमें अमेरिकी सपने की खोखली सच्चाई को उजागर किया गया है। जैसे ही पार्टी समाप्त हुई उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो समुंदर के किनारे खड़ा था और अपने खोए हुए प्यार को देख रहा था। यह दृश्य उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने एक बार कहा था, जिंदगी उतनी सुंदर नहीं है जितनी हमने कल्पना की थी। यह विचार टेंडर इज़ द नाइट और द ब्यूटीफुल एंड डेमन में दिखाई देता है। ठीक है। तो भी ये थे एक राइटर। मैंने सोचा कि शायद ऐसे एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं,
क्योंकि जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो इन्हीं में से मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर लिए मैंने, जैसे कि लिव जॉब ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो कैप्टन माई कैप्टन। उसके बाद है एमिली डिकिंसन की बात करते हैं तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, होप इज़ द थिंग विद फिदर्स, आई फेल्ट ए फनरल इन माई ब्रेन। ठीक है, अब ऐसे देखो याद करना वैसे भी आसान है, डेथ, फनरल, ठीक है, और होप, मतलब डेथ और फिनरल के बाद होप ख़त्म हो जाती है, ऐसे याद कर लेना या तो। उसके बाद मार्क ट्वेन के देख लेते हैं। मार्क ट्वेन के द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन और द प्रिंस एंड द पोपर। ठीक है, तो दो में तो देखो एडवेंचर आया ही हुआ है, दो में तो, ठीक है, और इसके अंदर प्रिंस और पोपर। उसके बाद नेक्स्ट वर्क अगर हम बात करें हरमन मेलविले का, तो इनके जो वर्क हैं वो हैं बार्टरलेबी एंड द सैक्रीवेंजर, बिली बर्ड और टोनी मॉरिसन की एक तो बिलोव्ड है। इम्पोर्टेंट वर्क सॉन्ग ऑफ सोलोमन है और द ब्लू स्काई है। उसके बाद कौन आते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे का देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्क, द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स फॉर होम द बेल टोल्स। उसके बाद रैल्फ वुल्डो इमर्सन के देख लेते हैं वर्क, सेल्फ रिलायंस, नेचर एंड द अमेरिकन स्कॉलर। उसके बाद फिर से हैं नेथेनियल हाउथॉर्न, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क रहेंगे वो इस तरह रहेंगे, द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, यंग गुड मैन ब्राउन। ठीक है, हैरियट बीचर स्टो के देखते हैं तो अंकल टॉम्स कैबिन, द मिनिस्टर्स वोइंग। ये जो अंकल टॉम का कैबिन है ये इम्पोर्टेंट है हैरियट बीचर का। एडगर एलन पो को देख लेते हैं। एडगर एलन पो के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, द रेवन, द टेल टेल हर्ट एंड द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। यानी कि ये जो टेल टेल हर्ट है ये एक गोथिक उनका गोथिक वर्क है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का के वर्क देख लेते हैं, द ग्रेट गैट्सबी, टेंडर इज़ द नाइट, द साइड ऑफ पैराडाइज। ठीक है, एंड द ब्यूटीफुल एंड डायमंड। ठीक है भैया, ये हाँ यहीं तक थे। अगर ये आपको अच्छा लगे तो बताना, फिर हम कि कोई और राइटर भी ये लर्न कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।